बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला इस वक्त जारी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस पाकिस्तान में जारी है। अगर बात करें इस पाकिस्तान सुपर लीग 8 के हवाले से तो बड़े खिलाड़ी, टैलेंटेड पाकिस्तानी खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं जो अपनी कारकर्दगी से शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम में शामिल होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे T20 पे। इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं असगर अजीम साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं मज़हर आवान साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले असगर अजीम साहब के पास आते हैं। असगर साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान सुपर 8 का मेला जारी है और उसमें हम देखते हैं कि बहुत से मुतअद्दिद प्लेयर ऐसे निकल कर सामने आए हैं जो शायद पाकिस्तान T20 को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। हाँ, बिल्कुल शहज़ादा मोइन, पहले तो बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएसएल में हमेशा ये रहा है कि हर सीज़न में एक दो लड़का ऐसा ज़रूर आया है जिसने आगे जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इस सीज़न में मैं समझता हूँ कि एहसानुल्लाह, जो कि यंग लड़का है, फास्ट बॉलर है, गो कि पहले भी वो खेला लेकिन इस लेवल पे उसका कभी नाम नहीं आया। तो आई थिंक उसको देखते हुए लगता है कि उसको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी अकेडमी में रखकर उसको एक उस पर वर्क करे और कम से कम उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे ताकि वो अपनी फिटनेस मसाइल, दीगर इशूज़ पे जो है वो समझ सके। क्योंकि हमारा लड़का जब इंटरनेशनल इवेंट में आता है तो वो अनफिट बहुत जल्दी होता है, खासकर फास्ट बॉलर। दूसरा, हमारे पास साइब अयूब जो है, डोमेस्टिक का एक नाम चल रहा था, अब उस प्रूफ किया है कि वो एक अच्छा T20 का प्लेयर है और जिस तरीके से उसने अपने मैचेस में चारों तरफ शॉट्स वो खेल रहा है तो एक अच्छा इजाफा है हमारे पूल में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कि इसमें से जो लड़के पिक कर रहे हैं उनको डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ना दें बल्कि अपनी एकेडमी दें और लाहौर में उनको बाकायदा ट्रेनिंग कराएं, एक सेशन रखें पूरा। और वो एक सेशन भी जो है 2-4 दिन का ना हो बल्कि इतना टाइम तो गेन करें कि लड़का कुछ समझ सके। क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि जब लड़का इन आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है या उसका कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एकेडमी में बुलाते हैं और फिर एकेडमी में बुला के उसके साथ जो सलूक होता है उसका नतीजा असद शफीक की तरह सामने आता है या मोहम्मद अब्बास की तरह सामने आता है। लोग अपने एक्शन ही भूल जाते हैं, अपनी बैटिंग ही भूल जाते हैं, क्या थे और क्या हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इस रिवायत को तर्क करके या मुझे ये कहने के बजाय कि ये लड़का बहुत अच्छा खेला है, इसको जो है T20 की नेशनल टीम में होना चाहिए, तो मुझे अब ये रिवायत तर्क करके ये कहना चाहिए कि ये लड़का बहुत अच्छी दरियाफ्त है, अब इस पर मजीद काम करें और अकेडमी में उसको 6 महीने लगाएं। अच्छा, एकेडमी में 6 महीने लगे। माजी में हमने देखा कि शाहनवाज धानी भी पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल करते नजर आए, जहां पर उन्हें T20 क्रिकेट खिलानी थी वहां वनडे मैचेस उनको खिलाते हुए दिखाई दिए। इस पे क्या कहेंगे? और फिर शायद अगर जल्दबाजी कर दिया है, आपने दरियाफ्त का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, तो एहसानुल्लाह पे भी शायद हम जल्दबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम ना खिला दे। नहीं खिलाएंगे तो ये तो पीसीबी जो है कि अपनी एक सोच होगी, सिलेक्टर की अपनी एक सोच होगी। लेकिन मेरी जो सोच वही है कि अगर हम किसी भी प्लेयर को लॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन मुकम्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं शाहनवाज धानी की, तो देखिए शाहनवाज धानी को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में और उसके साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी रही है वो तो तारीख का हिस्सा बन गई है। जब खिलाना होता है बेंच पे बैठा देते हैं और जब उसको गंदा करना होता है तो किसी फंसे हुए मैच में आपने खिलाकर जो है सारा प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया। शाहनवाज धानी एक टैलेंटेड लड़का है, उस लड़के पे अब रेगुलर टीम में उसको खिलाएं, कम से कम 2 सीरीज उसको दें और उसकी पूरी सलाहियतों को सामने आने का मौका दें। और वैसे भी 57 साल के बाद सिंध से कोई लड़का सामने आया है जिसको प्योर हम जिस कह सकते हैं कि वो सिंध धरती से उसका प्योर ताल्लुक है, वरना तो है तो सारे हमारे अपने क्रिकेटर जो पूरे पाकिस्तान से आके कराची के प्लेटफॉर्म से खेलते हैं और इंटरनेशनल टीम में जाते हैं, पाकिस्तान टीम में जाते हैं, वो सब हमारे हैं, वो सब कराची की नुमाइंदगी करते हैं, वो सब सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन एक लड़का जो 57 साल के बाद आपको मिला है, अगर आप उसको इसी तरह से जाया करते रहेंगे तो इसका नुकसान उन लोगों पे होगा जो उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं सिंध के, जिनको चांस नहीं मिलता। अब आप मुझे बताएं ना कि केपीके के छोटे से छोटे शहर से लड़का आता है, आप उसको इंटरनेशनल इवेंट देते हैं, उस पर पूरा मेहनत करते हैं, उस पर पूरा काम करवाते हैं, लेकिन वही टाइप का लड़का या उसी तरीके से अगर सिंध के छोटे शहरों से सामने आता है तो आप उसको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, सिंध के खिलाड़ियों की से मजीद भी बात करेंगे आपसे। असगर अजीम साहब है, जमील अहमद साहब है, क्या कहेंगे? जिस तरह हमने फास्ट बॉलिंग के हवाले से एहसानुल्लाह का नाम सामने आ रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि इस इवेंट के अंदर अब्दुल्ला शफीक को भी मौका दिया गया और अब्दुल्ला शफीक ने प्रूव किया, जिस तरह उन्होंने बैटिंग के स्टाइलिश अंदाज में पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए स्टाइलिश बैट्समैन के रूप में वो सामने आया और जिस तरह T20 क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हें चांस मिलता दिखाई देगा T20 क्रिकेट के अंदर। देखें, बात यह है कि शायद आपको याद दिलाऊं कि
इसकी जो शनाख्त हुई थी ना अब्दुल्ला शफीक की, वो सेंचुरी बनाकर वो T20 में इसने सेंचुरी बनाई थी, तो मंजर आम पर आया था ये। उसके बाद देखें, ये टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। जो टेक्निकली साउंड होता है ना, वो हर फॉर्मेट के अंदर जो है ना मतलब फिट होता है। आपको याद होगा पिछले मैच के अंदर जब मिर्जा ताहिर बैग जल्दी आउट हो गया था, तो ये बैटिंग करने जब आए हैं ना, कामरान गुलाम की जगह इनको खिलाया गया। तो जब ये बैटिंग करने आए तो उस वक्त जो है वो आपने देखा कि फखर जमान फंसे हुए थे। इन्होंने आगे जब शॉट खेलने शुरू किए हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो भी खुल के खेलने शुरू हो गए। और फिर एक मतलब इस PSL का तीसरा बड़ा जो है ना टोटल इन्होंने मतलब एक कर दिया। तो अब्दुल्ला शफीक जो है ना, उसको देखिए ना खिलाने का तो कोई मतलब जवाब नहीं बनता ना। असल में हमने पाकिस्तानी टीम में मेकशिफ्ट ओपनर रखे हुए हैं। ये दोनों ओपनर नहीं है ना, बाबर आजम भी ओपनर नहीं है इसके अंदर आपके पास इतने सारे प्लेयर निकल कर आ रहे हैं। मैं तो मतलब मुझे बड़ी खुशी की बात है। देखें साइम अयूब वो परफॉर्म कर रहे हैं, आजम खान परफॉर्म कर रहे हैं, मिर्जा ताहिर बेग परफॉर्म कर रहे हैं, कराची से जो है ना वो इरफान खान न्याजी जो है, ये बच्चे जो है ना यंग बच्चे हैं और जो है ना इनमें टैलेंट है। तो अगर इनके ऊपर मैं समझता हूं इनमें से जिनको अभी जैसे न्यूजीलैंड आ रही है अप्रैल के अंदर, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 भी है और वनडे भी है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं वर्ल्ड कप की, क्योंकि तो फिर आपको इन नए नौजवान जो खिलाड़ी हैं उनको जो है ना मौके देना चाहिए। और अगर मैं तो एक बात ये कहता हूं कि अगर साइम अयूब जो है ना उसने पूरे उस डोमेस्टिक के अंदर एज ए ओपनर जो है ना वो खेला है और उसकी झलक यहां भी नजर आ रही है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है कि जो 10-12 रन के एवरेज से खेल सकता है, तो अगर बाबर आजम स्टेप डाउन कर जाए, 4 नंबर पर आ जाए, तो आपकी पाकिस्तानी टीम बहुत 4 मजबूत। नंबर पे कैसे खेलेंगे? पूरी दुनिया ने इंतजार कहते हुए नजर आए कि वर्ल्ड कप के अंदर वो नीचे नंबरों पर आकर बैटिंग करें, लेकिन वो ओपनर्स की हैसियत से जो है बैटिंग करते दिखाई दुनिया दिए। की बात देखिए, दुनिया जो है ना वो कुछ भी अपने मुल्क का सोचना चाहिए हमें, जो है ना दुनिया का नहीं। आप कप्तान हैं, अगर आप एक फॉर्मेट में आप तो देखें ना वनडे में और उसके अंदर खेलते हैं ना 4 नंबर पे, अगर T20 के अंदर आके भाई विराट कोहली भी खेलता है ना 4 नंबर पे आके, अगर आप खेल लें, अगर 3 आपके प्लेयर अगर अच्छे प्लेयर हैं, फखर जमान जो है उसको 3 नंबर पे खेलना पड़ रहा है, वो ओपनर है ना, और पिछले उसके अंदर 478 रन उसने किए थे, तो एज ए ओपनर किए थे ना। तो अगर आप फखर जमान है और ये हारिस है, फिर ये क्या कहते हैं साइम अयूब आ गया, तो इस टाइप के प्लेयर आपके पास मौजूद है ना, रिजवान है, ये 3-4 लड़के हैं ना। अगर ये आ जाए, मिडिल ऑर्डर के इफ्तिखार आ जाए, आजम आ जाए, तो कैसी टीम हो जाएगी? बॉलिंग तो आपकी है ही अच्छी। अगर आप देखें शादाब, अगर शादाब हैं, नवाज है, नवाज नहीं तो अम्माद वसीम है, ये अच्छे ऑलराउंडर है ना। उसके बाद आपके पास जो है ना शाहीन शाह अफरीदी, जिसका रिकॉर्ड है कि पहले ओवर के अंदर वो ज्यादातर मैचों में यही हुआ कि उसने आके जो है विकेट लिए, विकेट टेकर बॉलर वो हो गए, हारिस रऊफ हो गए, तो अब वसीम जूनियर हो गए। इस तरह की एक आपके पास, अच्छा फिर ये एक नया इजाफा हुआ है एहसान उल्लाह, जिसका अभी असगर भाई जिक्र कर रहे थे, एहसान उल्लाह 140 बल्कि 150 प्लस भी बॉल किए। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो इस PSL से जो फायदा हो रहा है, तो हमें उसको जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इन लड़कों को वो करके और इनको हमें एक अलग से मतलब एक टीम और हमारी जो है ना जैसे इंडिया की बन सकती है, हमारी ही बन सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सही वक्त पे सही खिलाड़ियों को मौके दिए जाएं, और जो जो जिम्मेदार हैं उनको सोचना चाहिए, खासतौर पर बाबर आजम को, कि इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या चीज बेहतर है, वही होना चाहिए। बिल्कुल वही होना चाहिए। मजहर अमान साहब है, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो करना चाहिए, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं इस PSL के अंदर मोहम्मद हारिस भी परफॉर्म कर रहे हैं, आजम खान भी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ सरफराज अहमद भी परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़े थोड़े मैचेस में वो भी परफॉर्म करते नजर आए। समझते हैं कि अब T20 के अंदर जो है सरफराज अहमद की जगह बनती दिखाई दे रही है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये सरफराज अहमद जो है ना T20 में तो जो है ना देखें अब जगह उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आपके पास जो है ना हारिस भी आ गया, आपके पास रिजवान भी है, इसके साथ साथ जो है आपके पास आजम खान भी है। तो मैं नहीं समझता कि जो है ना अब जो है मेरे ख्याल में खुद भी जो है सरफराज जो है ना अब T20 को सोचना पाकिस्तान टीम में आने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि लेकिन जो है ना कोटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर है वो तो सरफराज पे बड़ा रिलाइव करते हैं, और उसके साथ वो ये कहते हैं भी जब तक है सरफराज कप्तान ही हमारे पास कप्तान करते देखें नजर बिल्कुल सही आएंगे। कह रहे हैं। देखें कोटा ग्लैडिएटर या कोई भी फ्रेंचाइज जो है वो अपनी खरीदी हुई टीम होती है, उसमें वो जिस तरीके के प्लेयर डालना चाहे, जो भी लेकर आना चाहे, वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ये कोई पाकिस्तान टीम तो है नहीं कि जो है वो जिसने परफॉर्मेंस दी है या जिसने जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसको देखना है। अगर आप किसी को डालना चाहते हैं डाल दें। देखें अभी कोयटा ग्लैडिएटर के देखें, आप उस कोयटा ग्लैडिएटर को देख लें कि जो है ना उसको जो है डाउनफॉल शुरू हुआ है।
कि उसकी वजह यही है कि आप जो है जो दोस्ती और इस तरीके की जो है ना जो अकरा परवरी और इस तरीके से जो है ना जो निभाई जा रही है, तो जिस वजह से उनकी टीम जो है ना नीचे की तरफ आ रही है। देखें शुरू में जो 8 पीएसएल हुए हैं उसके शुरू के 4 पीएसएल में देख रहे कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है टॉप लेवल पे थी, उसने फाइनल भी खेला, सेमीफाइनल भी खेले। कि वो उस वक्त जो है जिस तरीके से जो है ना सरफराज कैप्टनशिप कर रहा था, बहुत एग्रेसिव भी कर रहा था, तो वो अपनी टीम को 100% दे रहा था, जिससे जो है कोयटा ग्लैडिएटर को जो है ना फायदा हो रहा था। अब जैसे जैसे जो है ना जाहिर तो उम्र का तकाजा है, T20 जो है वो फॉर्मेट तो नहीं है, इसमें एग्रेशन चाहिए आपको और 100% चाहिए, जिसकी वजह से जो है आप T20 में जो है ना कर सकते हैं। मगर इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो है सरफराज तो इस वक्त जो है ना उसको जो सोचना चाहिए वो जो है वनडे के लिए अगर सोचना चाहे सोच सकता है, मगर उसको जो है टेस्ट मैच में ही उसको अपने आप को जो है मनवाना चाहिए। जिस तरीके से उसको जो है 3-4 साल के बाद जो है चांस मिला और उसने इम्प्रूव किया और प्रूव करके दिखाया कि उसने आते ही जो है वो बेस्ट बैट्समैन बना पूरी सीरीज का। तो अगर वो ये समझता है, देखें बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जैसे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है जो है वो टेस्ट में ही अपने आप को रखा हुआ और वो टेस्ट के लिए ही मौजूद है और वो उसी टेस्ट के अंदर जो है कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि जो है आप जो है ना तीनों फॉर्मेट खेलें। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो जो है ना क्रिकेट खेलनी है ना पाकिस्तान के लिए, तो आप जिसके लिए फिट हो सकते हैं आप उसके लिए ही 100% ना फोकस करें। अच्छा मज़ा साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि सरफराज अहमद अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ना खेलें तो कोई फ्रेंचाइज उन्हें जो है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो है पिक करेगी? बिल्कुल जो है ना एक ईमानदाराना देखे जाए तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोयटा ग्लैडिएटर के अलावा जो है ना कोई फ्रेंचाइज जो है ना उनको लेगी, क्योंकि जो फ्रेंचाइज जो हैं और जिनके पास जो टीमें हैं और जो विकेट कीपर बैट्समैन है, मैं समझता हूँ कि वो जो है ना इस वक्त जितनी भी 3-4 पीएसएल के अंदर आप देखें तो सरफराज की वो कारकर्दगी नहीं है जो कि कारकर्दगी जो है फ्रेंचाइज चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो है ना सरफराज की कहीं और जगह बन सकती कहीं है। और जगह बनती है। अज़हर अजीम साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात पहले आप कह रहे थे सिंध के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से। आज हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त है सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है। कब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसकी बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। 2-3 चीज़ें इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई। शाहिद आफरीदी साहब कहते हुए नज़र आए कि इस इवेंट को जो है हैदराबाद और सक्कर से शुरू होना चाहिए, जबकि मिनिस्टर भी यही कहते हुए नज़र आए। नासिर हुसैन शाह साहब भी ये अलग कह रहे थे कि ये सक्कर और हैदराबाद से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजर ये कहते हुए नजर आई कराची से ये मैचेस शुरू होंगे। इस पे क्या कहेंगे? यह शहजादे बात यह है कि यह है बहुत अच्छा स्टेप। इससे सिंध के बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे नौजवान क्रिकेटर्स को मिलेगी, लेकिन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की तर्ज पर है। यानी कि इसको पीएसएल का रीजनल इवेंट अगर हम के तौर पे लें तो उसमें यह है कि आपने टीमें बेचनी है, फिर बात आ जाएगी फ्रेंचाइजर की, टीम ओनर्स की, वो टीम अपनी मर्जी से बनाएगा। और इसने कहा मलिक आरिफ नाम है, आरिफ मलिक, उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको जून में कराची से शुरू करेंगे। देखिए जो गवर्नमेंट कह रही है, सिंध गवर्नमेंट, उसका मोटो सामने ये आ रहा है कि हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जो आरिफ मलिक साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो वो बिजनेस माइंड के माइंडसेट से वो चलते हैं, और कश्मीर प्रीमियर लीग को भी इसी तरीके से उन्होंने किया। कश्मीर प्रीमियर लीग में बहुत से लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। तो आरिफ मलिक के और सिंध प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट पे तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये लीग बहुत ज़बरदस्त है। इस लीग को अगर हम ट्रांसपेरेंट अंदाज से करा लें और उसको इस एम से कराएं कि इसका बेनिफिशियरी जो इसके हमारे सिंध के क्रिकेटर हों, तो इसका बहुत अच्छा है ये। लेकिन जाहिर है आप उन्होंने कहा कि जी वो कोच भी लाएंगे बाहर से, नॉन आईसीसी प्लेइंग ममालिक के जो है वो प्लेयर्स भी लेकर आएंगे। तो फिर सवाल यहाँ ये खड़ा होगा कि भाई ये जो हमारा लड़का ऑलरेडी डोमेस्टिक में मौजूद है, जो कि नेशनल टीम से हटकर या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे? और अगर ये एडजस्ट होते हैं आपके इस 6 टीमों में, तो फिर ये सवाल पैदा हो जाएगा तो क्या वही कोटा सिस्टम होगा कि जी आप जो है एमर्चर कैटेगरी में एक लड़का या 2
दो लड़का लाड़काना से ले लें, एक या दो लड़का नवाबशाह से ले लें, एक या दो लड़का हैदराबाद से ले लें, तो भाई और फिर पूरे साल जो है आप नेक्स्ट दो लड़का अपनी सलाहियतों के लिए इजहार करेगा। तो ये वो मकसद फौत हो जाएगा जो सिंध गवर्नमेंट का मकसद है। सिंध गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पे कहा, तीनों वहाँ पे वजीर मौजूद थे, तो बल्कि अरबाब लुत्फुल्लाह ने तो ये तक कहा कि जनाब हमने एकेडमीज़ के काम का इनके साथ एग्रीमेंट में शामिल किया है कि पूरे सूबे में एकेडमीज़ का जाल बिछाया जाए और हमारे लड़कों को प्रमोट किया जाए। अच्छा, प्रमोशन की बात हो रही है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने नौकरी के हवाले से भी कही है, इस पे क्या कहेंगे? यार मैं इस पे यही कहूँगा कि वो खान साहब भी हमें नौकरियां दिया करते के वादे करते थे, लेकिन वो वादा ही रहा। अब जो फॉर्मेट ये आरिफ मलिक साहब लेकर आए हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे PSL और की तरह का या कश्मीर लीग की तरह का। तो इसमें ये जो 1000 नौकरियां उन्होंने देने की बात की है, मैं नहीं समझता कि ये इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे, क्योंकि 1000 नौकरियां देने के लिए एक तो अपना आपका सेक्रेटरीट होना चाहिए, दूसरा वो तमाम ग्राउंड्स जिसमें आपने खेलना है वो आपके पास होना चाहिए, उसमें मुलाजमीन होने चाहिए, उसकी तनख्वाहें आप देंगे तो बात समझ में आती है। अच्छा, फिर आप जाएँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आप दें, सिंध प्रीमियर लीग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अपने लोगों को दे, तो बात समझ में आती है कि 1000 तो नहीं, तकरीबन 500 लोग जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं फाइनेंशियली। लेकिन वो जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने अपनी एक बात कर दी, और मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आरिफ मलिक पे इसकी इंतजामिया पे मेरे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पर खुशी है कि इसमें लाला मौजूद थे और लाला ने इसको सपोर्ट किया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि, और हम भी आप सब जानते हैं वो काफ़ी अरसे से एकेडमीज़ के काम में लगे हुए हैं, तो हो सकता है इसी प्लेटफॉर्म से शाहिद आफरीदी की अपनी भी कोई एक दो एकेडमी अंदरूनी सिंध में कायम हो, कराची में कायम हो, और उनको वो स्पेस मिल जाए जिसकी वो बड़े दिनों से इसके लिए वो बात कर रहे हैं। दूसरा मुझे अरबाब लुत्फुल्लाह साहब का ये अच्छा स्टेप है कि उन्होंने चीज़ें तहरीरी तौर पर ली हैं, बकौल उनके कि उन्होंने बाकायदा मुआहिदा किया है कि क्या क्या ये इस प्लेटफॉर्म से वो सिंध के लिए करना होगा। दूसरा ये कि जो नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन है, तो शर्जील इनाम मेमन ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि हम हुकूमत में हों या ना हों, हम इसको ऑन करेंगे, ये उसकी ऑनरशिप लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिंध हुकूमत जिस तरीके से हॉकी पे काम कर रही है, और हॉकी के लिए भी 40 करोड़ रुपए उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के दोबारा बनाने के लिए जो रिलीज़ किया, पहली किस्त है ये, टोटल आई थिंक 1.5 अरब रुपए है, और जिस तरह सिंध हुकूमत जो है फेडरेशन को 10 करोड़ रुपए सालाना दे रही है, फिर वही सिंध हुकूमत जो है KHO को पूरा सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये रोल उनका क्रिकेट में भी आ जाता है, जिसके लिए लाहौर कलंदर्स उन्होंने एग्रीमेंट भी किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी। लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। जमील अहमद साहब, जहाँ पर तनाज़े की बात हो रही है, तो बहुत सी चीज़ें, अब कराची गेम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें भी हम देखते हैं बहुत नामवर जो क्रिकेट क्लब्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, इस पे क्या? इस पे मैं ये कह दूं कि दाऊद स्पोर्ट्स को और अलकरम को बाहर करना नाइंसाफ़ी है। जमील साहब, यार आपने मतलब वो, खैर बहरहाल मैं इस पे बात कर लेता हूँ। देखें, बात यह है कि ये जो इवेंट कराया गया ना, ये जो कराया जा रहा है, इसके अंदर पहले जो है ना, इसको कराया जा रहा था इंटर डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर, ठीक है। उसके लिए ये था कि हर जो मतलब जोन था ना, उसमें मिसाल के तौर पर हर से 3-3 लड़के लेके, और जो क्रीम थी वो पूरी क्रीम, यानी 20 लड़के 25 लड़के, यानी क्लब जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाते एक जोन के, और ये काम हो गया था और 32 टीमें तैयार हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब ये काम हो गया और तमाम चीजें, काम 10 दिन लगे इसके ऊपर, और तमाम लोगों की इसमें मतलब इन्वॉल्व, जब अचानक फिर जो है ना ये हुआ कि जनाब पता चला कि जनाब ये इसको जो है ना अब इंटर डिस्ट्रिक्ट के बजाय इंटर क्लब की बुनियाद पर कराया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर जो है ना फजल महमूद टूर्नामेंट हुआ था 2019 में, उसकी सेमीफाइनलिस्ट टीमें जो है ना वो मतलब ये कि इसमें शामिल की गई हैं। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि शायद कराने वाले जो लोग हैं या जिनको बुलाया गया है, जो इसको ऑर्गेनाइज करने की जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है, तो उनको पता ही नहीं है कि फजल महमूद टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल ही नहीं हुए थे। इससे बड़ा कोई मजाक मेरे ख्याल में हो नहीं सकता कि ये पता होना चाहिए कि जो आप अनाउंस कर रहे हैं उसका सेमीफाइनल हुआ था या नहीं हुआ था। मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको कि जोन 2 के अंदर 35 क्लब थे, तो 34 क्लब खेले, 17 हारे 17 जीत गए, एक टीम को बाई दे दी, तो 17 वो, और जिसको बाई दी 18 का फिर नॉकआउट हुआ, तो वो 18 जब नॉकआउट हुआ तो वो 18 में से 9 बाहर हो गए, 9 आ गए, 9 के 3-3 उन्होंने वो लीग पे चले गए। तो हर ग्रुप से एक टीम आ गई, फिर उसमें से खेल के जो एक टीम आई उनका फाइनल राउंड हुआ। उस फाइनल राउंड के अंदर दाऊद स्पोर्ट्स थी,
लारोश क्रिकेट क्लब और यूनाइटेड, उन तीनों का फिर वो राउंड वो दाऊद स्पोर्ट्स ने जीत लिया, दोनों को हरा दिया और वो चैंपियन बन गई। तो अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने आपको बताया है तफसील, इसमें सेमीफाइनल कहां से आ गया? तो ये यही सब कुछ पूरे उसमें हुआ है। तो जो लोग करा रहे हैं ना, जो करा रहे हैं उनको मजाक तो नहीं होगा फिर? क्या नहीं, मैं देखिए मैं इस उसके अंदर ज्यादा इसलिए कि देखिए मैं आपको बताऊं, साफ बात यह है कि मेरी दिली वाबस्तगी है इस इदारे के साथ, क्योंकि मैंने 34 साल यहाँ काम किया है और मैंने जो कुछ इस शहर के लिए किया है किसी से ढका छुपा नहीं है। चाहे मैंने कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की हैसियत से किया हो या मैंने डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स की हैसियत से किया। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सामने आए और मतलब ये कि वो ये सब जो है ना सबको पता है, लेकिन मैं फिर मेरी जो है ना नेक ख्वाहिशात जो है ना वो केएमसी के साथ हैं, इदारे के साथ हैं, क्योंकि मैं चूंकि यहाँ काम कर चुका हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इवेंट होने जा रहा है माई कराची गेम, ये जो है ना कामयाबी से हमकिनार हो। लेकिन देखिए जहां पर सारे इवेंट आप डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे करा रहे हैं ना, तो ये इवेंट भी डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर हो सकता इस पे असगर अजीम से बात कर लेते हैं। असगर साहब क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो जमील साहब कह रहे हैं? सर बात यह है कि ये गेम की शुरुआत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने की थी, सेक्रेटरीट्स का उन्होंने इफ्तिताह भी किया था। वहाँ पर जो मेरे ज़राए बताते हैं ये तकरीबन 5 करोड़ रुपए का जो एक तखमीना लगाया गया था। तो अब केएमसी के पास तो पैसे हैं नहीं। केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब फरमाते हैं, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब कहते हैं कि जी वो मुखय्यर हजरात से और क्रिकेट लवर से ऑर्गेनाइजर से बात की है, वो इनके अखराजात उठाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है कि बजाय उस इवेंट के बंदे को, उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र, उस खेल के बंदे को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाए, उन्होंने अपने एक एक अफसरान को जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उसके सरबराह को उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। सरकारी माइंडसेट ये है कि वो मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही होना चाहिए, क्योंकि वो फिर कुछ सुनता नहीं। अच्छा, फिर उसके पास इतनी ब्रीफिंग नहीं होती जितना कि उस खेल से ताल्लुक़ रखने वाले किसी खिलाड़ी को या किसी ऑफिशियल को होती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा इसमें फुकदान है इस चीज़ का। और फिर मैनेजमेंट में जो बंदा सबसे ज़्यादा एक्टिव है उसको आपने बिठा दिया सेक्रेटरीट में, उसकी ड्यूटी सेक्रेटरीट में नदीम की, ठीक है ना। वो फील्ड में किसी को टच नहीं कर सकता, वो बस अपने सेक्रेटरी जो उन्होंने सेक्रेटरी कश्मीर कॉम्प्लेक्स में बनाया है ये वहाँ पर लेके जाएंगे। अब ज़्यादातर गेम उन्होंने रखे हैं कश्मीर कॉम्प्लेक्स में, उसके अलावा चंद गेम्स ऐसे हैं जो उन्होंने शहर के दीगर सेंटरों में बांट दिए हैं। मुझे बताइए, क्या कराची में 5000 एथलीट्स हैं? बिल्कुल नहीं। तो 5000 एथलीट्स में कैसे शरीक होंगे जमील भाई? 5000 से ज़्यादा एथलीट्स में शरीक होंगे। अगर ये सिंध लेवल पे होता तो मैं कहता हाँ आ जाएंगे, इतना हो जाएगा। लेकिन कराची लेवल पे 5000 एथलीट आप कैसे लेकर आएंगे? फिर इस गेम के बेनिफिशरी जो हैं वो प्लेयर्स होंगे या ऑर्गेनाइज़र होंगे? हर खेल के बेनिफिशरी जो रियल होते हैं ग्रास रूट पे वो प्लेयर होते हैं, यानी कि उनको माइलेज मिलता है, उनको प्रमोशन होती है, उनको इनामात मिलते हैं, उनको कैश मिलता है। ऐसा कोई सेटअप का ऐलान नहीं किया गया। ये प्लेयर आएंगे, कैसे आएंगे अब लाने वालों पर डिपेंड करता है, उन्हें क्या मिलेगा कुछ नहीं पता। मुखय्यर हजरात जो इस खेल को कामयाब कराने के लिए अपनी खिदमत दे रहे हैं वो कौन कौन है नहीं मालूम। आज 1 तारीख हो गई है, कौन सा खेल किस ग्राउंड में होगा, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा नहीं मालूम, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर 10 दिन तक ये गेम चलेंगे, तो 10 दिन तक आप मीडिया को इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे? वो क्या आप कहते हैं कि आपने मीडिया सेंटर बना दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं मालूम है। इस कराची गेम्स के हवाले से मजीद इस पे और भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कराची गेम्स के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से, तो क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी आज के मैचेस पे बात कर लेते हैं। मज़ा साहब, आज के मैच को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अब टीमों के पॉइंट टेबल्स पर अगर देखें तो थोड़ी बहुत तब्दीली आती दिखाई दे रही है। देखें, आज जो है ना पेशावर ज़ल्मी और कराची का बड़ा अहम मैच है। यकीनी तौर पर जो है ना दोनों टीमों मैच अपने हारी हुई है और उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से पीछे काफ़ी अरसे से जो PSL में जिसकी कारकर्दगी दिखा रही थी,
और ये बाबर आजम के आने के बाद हम सोच रहे थे कि शायद जो है ना और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मगर वो उस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रही टीम। और जो दोनों टीमें जो है इस वक्त जो है ना अपने 2-2 मैच जीती हुई हैं। एक कराची ने जो है 6 मैच खेले हुए हैं और पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैच खेले हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम पे जो है ना कोई कराची की टीम अगर अपना ये मैच हार जाती है तो इसको अगले मरहले में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो है पेशावर ज़ल्मी भी यकीनी तौर पे जो है वो इस उस पे है कि 5 मैच जीतने के 5 मैच होने के बाद उसने 3 मैच तो हार गई है, अपने 2 मैच उन्होंने जीते हुए, तो यकीनी तौर पे उनके लिए भी बहुत ये जो मरला है इस वक्त, अब जो मैचेस जो है डू और डाई वाले यकीनी तौर पे हैं, जो इनको जिस तरीके से कराची और पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ कोटा ग्लेडिएटर की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरीके से इनसे उम्मीद की जा सकती थी, जिस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बनने का कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। तो बहरहाल अब इन तीनों टीमों में से ही एक टीम ने आगे अगले मरहले में जाना है, मगर आप बाकी जो 3 टीमें हैं जैसे लाहौर कलंदर है वो अपना, मैं समझता हूँ कि जो है ना अपनी जगह पे सही है। इसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान है, उसके बाद जो है इस्लामाबाद है। ये तो अपने ये टीमें तो बड़े ही मेच्योरिटी के साथ जो है अगले मरहले के लिए जाने के लिए तैयार है। अब जो सबसे ज्यादा जो मुकाबला होगा इन्हीं 3 टीमों का होगा, और जो आज का मैच है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें, कराची की टीम भी अच्छी टीम है जिस तरीके से नजर आ रही है, मगर वो अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, जैसे बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जो बॉलिंग उनको करनी चाहिए थी। बैटिंग ठीक है उनकी है, और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी भी जिस तरीके से हम सोच रहे थे और जिस तरीके से हो रहा था कि भाई बाबर आजम के जाने के बाद कैप्टन भी नया है और वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी है और साथ जो है बहुत अच्छे बैट्समैन है, मगर वो कारकर्दगी में नहीं बाबर आजम से जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी उस तरीके से वो जमील साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? कराची किंग्स जिस तरह रिदम में वापस आई है, उम्मीद है कि आज के मैच में टफ टाइम देती हुई नजर आएगी पेशावर ज़ल्मी को? हाँ, नहीं देखें, जीत जो होती है ना उससे जाहिर है कि टीम का मोराल जो है ना बुलंद होता है। तो कराची किंग्स ने जो अपना मैच जीता है वो तो इतना मतलब शानदार अंदाज के अंदर जीता है कि उससे जाहिर है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। एक जो प्लेयर है उन्होंने जो कराची किंग ने इंटर किया है, तैयब ताहिर को, जो हैदर अली को 5 मैच खिला दिए, लेकिन उनकी कारकर्दगी वो नहीं रही सिवाय एक 50 के। लेकिन तैयब ताहिर ने आके ना तमाम लोगों की तवज्जो अपनी जानिब जो है ना मबजूल कराई। बहुत जबरदस्त 65 रन की इनिंग उन्होंने जो है ना खेली। अच्छा, अब उनको एक झटका ये लगा है कि जेम्स विंस जो है ना वो उनको अवेलेबल नहीं होंगे, वो जो है ना मतलब वापस चले गए। अब देखना यह है कि मोहम्मद आमिर जो है फिट हुए या नहीं हुए, लेकिन आकिब जावेद जिसको इन्होंने इंक्लूड किया था उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो अगर अब हम ये देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे मैथ्यू वेड के ऊपर, कराची जो है शुएब मलिक के ऊपर, अच्छा फिर क्या कहते हैं अहमद वसीम हो गए, आमिर यामीन हो गए, तो अच्छा फिर बेन कटिंग है। बॉलिंग के अंदर जो है ना जिस तरह की बॉलिंग मतलब हो रही है, देखिए तबरेज शमसी के आने से ना बिल्कुल इमरान ताहिर को इन्होंने खिलाया ओवरसीज प्लेयर, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तबरेज शमसी आए, उन्होंने 3 ओवर में 17 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए, मैन ऑफ द मैच भी बने और जितवा भी दिया उनको। तो मेरे ख्याल में अहमद वसीम, तबरेज शमसी, आकिफ जावेद और आमिर यामीन, बैन कटिंग, मतलब ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मतलब ये जेल होती है। लेकिन बैटिंग जो है अगर आप देखते हैं, बैटिंग के अंदर थोड़ा सा एज हासिल है पेशावर ज़ल्मी को, इसलिए देखें हारिस अभी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाया जिस तरह वर्ल्ड कप में वो 28, 30, 33 रन उन्होंने किए थे ना, इससे आगे जाना होगा उनको। यहां भी एक इनिंग उन्होंने 40 ही खेली थी 21 गेंदों के ऊपर, लेकिन उससे अब उनको जो है ना जब ऐसी फॉर्म लगी होती है ना तो ये इसको 60, 70, 80 में जो ना कन्वर्ट करें तो टीम को फायदा होगा। फिर इसी तरह बाबर आजम है, बाबर आजम की कारकर्दगी भी वो नहीं रही कि जो मतलब अगर वो एक चले, अगर 130, 135 रन के स्ट्राइक रेट से अगर आखिर तक जाते भी हैं तो इनके पास बहुत ज्यादा पावर हिटर है। साइम अय्यूब भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर ये कि कैडमोर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, पाउल हैं, और फिर राजा पक्से हैं, और क्या कहते हैं जिमी नेशम है। बॉलिंग के अंदर तो देखें जो तवक्कुआत है ना वहाब रियाज से, अरशद इकबाल भी अच्छी वो कर रहे हैं बॉलिंग, इनको उस्मान कादिर को आज जो है ना खिलाना चाहिए।
तो मैं समझता हूं कि बैटिंग के अंदर अगर देखते हैं तो पेशावर ज़ल्मी को जो है ना एज हासिल, और बॉलिंग जो है ना वो कदरे जो है ना कराची की बेहतर लग रही है। बिल्कुल असगर अजीम साहब, आज के मैच में कैसा देखते हैं? दो कप्तान ऐसा नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम लास्ट टाइम कराची किंग्स की कप्तानी करते दिखाई दे रहे थे, अब अहमद वसीम भी कप्तानी कर रहे हैं और टीम अब ऐसा लगता है कि लास्ट मैच से जेल करती हुई नजर आ रही है कराची किंग्स की। कितना प्रेशर होगा पेशावर ज़ल्मी पे? देखिए, प्रेशर तो दोनों टीमों पर है, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो इस वक्त इक्वल स्टैंडर्ड पर मौजूद हैं। तो ये कहना कि सिर्फ कराची किंग पे प्रेशर होगा तो ये तो गलत होगा। और कराची किंग के पास आगे जाने के लिए अब गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है उनमें, और उन मैच को जीतना है तो वो आगे जाएंगे। मेरा ताल्लुक चूँकि कराची से, तो मैं कराची किंग को सपोर्ट करता हूँ और कोयटा ग्लेटर को सपोर्ट करता हूँ सरफराज की वजह से। तो मेरी ख्वाहिश यही होती है लेकिन कि दोनों टीमें आगे जाएं। लेकिन मुझे बासित अली की बात याद आती है, जिन्होंने तीसरे मैच में ही, जब पीएसएल का तीसरा या चौथा मैच हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं दो टीमों को बाहर जाते हुए देख रहा हूँ, एक कराची किंग और एक कोयटा, बाकी चार टीमें ऊपर वाली जो है वो आ जाएंगी। मेरी ख्वाहिश यही है कि कराची किंग जो है वो ऊपर आए और मैच को फिनिश करे। लेकिन वहाँ पर जो पेशावर में बाबर की जो कप्तानी है, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ रिजवान मौजूद नहीं है, रिजवान उसके अगेंस्ट है। और बाबर की कप्तानी में इंटरनेशनल देखा जाए तो रिजवान का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है, और उस रोल की वजह से उसको सपोर्ट मिलती है और वो आगे मैच फिनिश होता है पाकिस्तान के हक में। लेकिन अब चूँकि आमने सामने है दोनों, और रिजवान की जो फॉर्म लगी हुई है, मैं समझ रहा हूँ कि आज दोनों टीमों में फ़र्क भी शायद बाबर ना हो, रिजवान का ही फ़र्क हो। तो सॉरी, रिजवान तो शायद है नहीं। रिजवान, हाँ, रिजवान, सॉरी, हाँ। रिजवान नहीं, कराची किंग में जो है, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा शोएब मलिक में और उसमें होगा। शोएब मलिक जो है वो बहुत ही थोड़ा सा वो फिनिश तो नहीं कर सके, लेकिन लास्ट जो मैच वो में उनको 3 करना विकेट जरूर चाहिए था। हासिल की लेकिन थी। वो अपनी फिटनेस के लिहाज से और जो उनकी अभी आउटसाइड लीग में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगर शोएब क्लिक कर जाते हैं तो कराची किंग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको सबसे बड़ा लॉस ये है कि शर्जील नहीं चले और पूरी टीम जो है वो शर्जील पे डिपेंड करती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर शोएब मलिक ने क्लिक किया, चूँकि इसी पीएसएल में शोएब ने पार्टनरशिप पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप मेरा ख्याल 131 या 132 रन की उन्होंने की। तो अगर शोएब करते हैं तो शोएब और बाबर में दोनों में आमने सामने होंगे, दोनों में एक फ़र्क होगा। लेकिन बाबर को अब ये साबित करना है कि वो मैच विनर है। बिल्कुल मैच विनर है यकीनन है। मजहर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असगर अजीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।